Hello students. So the topic which we are going to cover in this lecture is electromagnetic torque equation of a DC motor. हमने पहले DC जनरेटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन डिस्कस करी है. इस लेक्चर में हम DC मोटर की करेंगे. तो सबसे पहले हम वही वर्किंग के जो स्टेप्स हैं लिखेंगे. तो सबसे पहले आप जानते हैं DC मोटर में क्या किया जाता है. फील्ड वाइंडिंग्स में करंट पास करवाते हैं हम, जिसकी वजह से फील्ड पोल्स बनते हैं. राइट. आफ्टर दैट जो आपका आर्मेचर है, आर्मेचर में करंट पास करवाया जाता है, जिसकी वजह से आर्मेचर के भी पोल्स बन जाते हैं. तो करंट इज पास थ्रू रोटर वाइंडिंग टू फॉर्म रोटर पोल्स. फॉर एग्जांपल अगर मान लो इधर फील्ड पोल्स नॉर्थ और साउथ बने हैं और रोटर में मैंने करंट की डायरेक्शन कुछ भी आप ले सकते हो. इस डायरेक्शन के लिए पोल्स देख लेते हैं कैसी है. रोटर में अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स इस तरह से आप थंब रूल से देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, कि आपका ऊपर की तरफ को नॉर्थ बनेगा और नीचे साउथ बनेगा. तो अब क्या होगा, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड पोल्स एंड रोटर पोल्स, दोनों की इंटरेक्शन की वजह से मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसकी वजह से थी, जो फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड थी नॉर्थ टू साउथ. तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है. ये आपने लॉ पढ़ा होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यू नो दैट एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेट. तो ये जो यहाँ पे कंडक्टर्स थे जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, ये भी एक मैग्नेट की तरह ही एक्ट कर गए थे. और जब इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड्स में इंट्रैक्शन होगी और उसमें फोर्स लगेगी. इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट ही बन चुका है और उसको जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो दोनों इंट्रैक्ट करके फोर्स लगेंगी. तो जनरेटर के केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क था. जनरेटर के केस में कैसे था? जनरेटर के केस में हम उसको खुद रोटेट करवा रहे थे. आपको जनरेटर का यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, इतना आप लिखेंगे. ये मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता रही हूँ. तो जनरेटर में हम इसको रोटेट करवाते थे. जब इसको हम रोटेट करवाते थे तो यहाँ पे आपके करंट्स इस तरह से प्रोड्यूस होते थे कि वो उसको अपोज करते थे. आप डायरेक्शन चाहें तो लेंजेज लॉ से निकाल सकते हैं या फिर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं. तो आप देखेंगे अगर हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं तो ऊपर इधर साउथ बनेगा तभी अपोजिशन होगी, और नीचे नॉर्थ बनेगा क्योंकि हम इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं. तो इसके लिए आप देखेंगे इधर हमें क्रॉस होगा करंट और इधर डॉट होगा. तो ये आपका पोजीशन रहेगा. अब मतलब हम घुमा तो इसको इस डायरेक्शन में रहे थे, बट इस पे जो इनकी इंटरेक्शन की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो इसको उल्टी डायरेक्शन में थोड़ा रुकावट इसके लिए पैदा कर रही होगी. ऑब्वियसली हम घुमा तो जनरेटर को आगे की तरफ को रहे होते हैं, पर उसको जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ये जो दोनों की इंटरेक्शन की वजह से, आप देख सकते हैं इधर रिपल्शन होगी. तो घुमाएंगे तो हम आगे को, पर थोड़ी सी उसको रिपल्शन फील होगी इसकी वजह से. तो जो इसको इनकी इंट्रैक्शन की वजह से जो टॉर्क लगती है जनरेटर में, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है. तो वहाँ पे उस डायरेक्शन में घूमना क्यों नहीं स्टार्ट कर देता. ठीक है. अगर हम, क्योंकि हम एक्सटर्नली फोर्स से उसको रोटेट करवा रहे होते हैं, अगर हम रोटेट कराना बंद कर दें तो ये ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि साउथ को रिपेल करेगा. तो हम इसको आगे को रहे होते हैं, जिस वजह से करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो करंट्स उसको उल्टी डायरेक्शन में एक तरह से धक्का सा उसको फील होता है. तो दोनों में ही आपका, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, दोनों में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है. मोटर में वो घूमता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वजह से है. ठीक है. तो और आप ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो भी दोनों केसेस में होता है. आपका जनरेटर में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और मोटर में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. जनरेटर में जो आपका लोड तक करंट पहुंचता है वो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही पहुंचता है. पर मोटर में तो हमें एक्सटर्नली हम वोल्टेज एक देते हैं और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उस वोल्टेज को अपोजिशन प्रोवाइड करता है. तो मोटर में जो करंट है वो एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज की वजह से उसमें फ़्लो करता है, और जनरेटर में जो करंट है वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फ़्लो करता है. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं. तो अब हम देखते हैं कि
इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन में कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो मैं आपको वो बिल्कुल क्विकली उसको आपको एक बार रिव्यू दे दूँगी जो हम ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं टॉर्क इक्वेशंस। सो नाउ द डेरिवेशन पार्ट इट्स एग्जैक्टली द सेम, और आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो से भी देख सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो द फोर्स जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है, वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू BIL। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अभी हम सिर्फ सिंगल कंडक्टर के लिए निकालेंगे, तो आप लिखेंगे I जो है वो एक कंडक्टर में जितना करंट जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Now torque we know that it is equal to force into perpendicular distance which is the radius in this case। तो अगेन आपने F में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। नाउ मैग्नेटिक जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। तो टोटल फ्लक्स जो है P नंबर ऑफ पोल्स का, टोटल फ्लक्स P5 हो जाएगी और एरिया इज़ A। तो B होगा P5 अपॉन एरिया। सिलेंड्रिकल क्योंकि कोर होता है जिसके अराउंड हमारी वाइंडिंग बाउंड होती है, तो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो 2πRL होता है। तो अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो टॉर्क की वैल्यू B की जगह हमने P5 अपॉन 2πRL लिखा, आगे ILR, तो LR से LR कट जाएगा। और हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, और I की वैल्यू, तो यहाँ पे सिंगल कंडक्टर का हमने ले रखा था। तो सपोज़ I जो है कैपिटल I टोटल आर्मेचर का करंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आर्मेचर है उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं। तो मान लो आपके 4 पैरेलल पाथ्स हैं, या कितने भी आप ले सकते हैं। तो जो टोटल करंट यहाँ पे आपको एंटर होगा, मोटर है तो इसमें हम करंट दे रहे हैं इसलिए मैंने एंटरिंग करंट बनाया है, तो ये आपका कैपिटल I है। तो हर एक कंडक्टर का जो करंट है उसको स्मॉल I से रिप्रेजेंट किया। तो स्मॉल I किसके बराबर होगा, हर एक पैरेलल पाथ में टोटल करंट डिवाइडेड बाय जितने पैरेलल पाथ है उतना जाएगा। तो A पैरेलल पाथ्स हम कंसीडर करते हैं, तो हर एक पैरेलल पाथ में टोटल करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जाएगा। तो स्मॉल I की वैल्यू आ जाएगी करंट ऑफ ईच कंडक्टर, टोटल करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, A इज़ द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप कॉपी के नीचे से कंटिन्यू करेंगे इसको। तो यहाँ पे फिर टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, P5 अपॉन 2πI, बाकी तो कैंसिल हो चुका है। I की जगह मैंने लिखा कैपिटल I अपॉन कैपिटल A। तो ये आपका आया टॉर्क एक कंडक्टर का। तो टोटल टॉर्क कितना होगा, इफ़ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z हैं, तो टोटल टॉर्क होगा आपका, Z से मल्टीप्लाई करेंगे हम हर एक कंडक्टर के टॉर्क को, P5I अपॉन 2π कैपिटल A। एंड इस इक्वेशन में भी अब जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम एक कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट करेंगे जैसा हमने पहले किया था। तो Z इज़ कांस्टेंट, अगर एक बार मशीन डिज़ाइन हो गए, P भी कांस्टेंट है, फाई आपका डिपेंड करता है फील्ड के करंट पे जिसको हम वेरी कर सकते हैं, I भी लोड या आप जितना टर्मिनल पे अब सप्लाई कर रहे हैं अपने मोटर को उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो टर्म है आपकी Z इंटू P अपॉन 2πA, इसकी बदले हम K लिख सकते हैं और आगे फाई I हो जाएगा। तो ये आपका टोटल टॉर्क की इक्वेशन बनती है K फाई I, जो कि प्रीवियस केस के सिमिलर है। सो नाउ बैक EMF। तो बैक EMF की इक्वेशन जो इंड्यूस्ड EMF होता है सिमिलर होती है NP5Z अपॉन 60A। और इसमें जैसे हमने प्रीवियस केस में ओमेगा के फॉर्म में इसको लिखा था, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πN/60 होता है। मैंने प्रीवियस आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन DC जनरेटर वाली वीडियो में। तो यहाँ से N की वैल्यू जो है वो आएगी ओमेगा इंटू 60 अपॉन 2π। इस N की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, तो EB की वैल्यू ओमेगा इंटू 60 अपॉन 2π, यहाँ पे P5Z अपॉन 60A होगा। तो ये बचता है आपका P5Z अपॉन 2πA। तो यहाँ पे भी आप देखिए PZ और 2π, ऑल्सो यहाँ ओमेगा भी है ये वाला। तो ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे आप देखिए PZ और ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट्स हैं सारे, ठीक है, तो इसको K से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
और फाई और ओमेगा बचेगा। तो ओमेगा तो आपकी जितनी स्पीड से मोटर रोटेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, एंगुलर रेडियंस पर सेकंड में स्पीड है ये, और एन जो है वो पर मिनट में है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये के फाई ओमेगा बचेगा। ठीक है, के की वैल्यू आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू पी जेड अपॉन 2 पाई ए। तो हमने देखा कि जो टॉर्क है उसकी इक्वेशन आई के फाई आई ए, और जो ई बी है उसकी इक्वेशन आई के फाई ओमेगा। तो यहाँ से आप देखिए जो पावर होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन में सिमिलरली जैसे आपके लीनियर मोशन में पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, वैसे रोटेशनल मोशन में टॉर्क फोर्स का इक्विवेलेंट होता है और वेलोसिटी का इक्विवेलेंट एंगुलर वेलोसिटी है। तो टॉर्क इंटू ओमेगा पावर होता है। तो आप देखिए इस इक्वेशन में टॉर्क है आपका के फाई आई ए इंटू ओमेगा हो जाएगा, और आप देखिए के फाई ओमेगा ई बी के बराबर है, मतलब के फाई ओमेगा आपका ई बी के बराबर है, बिकॉज के फाई ओमेगा इज इक्वल टू ई बी। तो पावर को आप ई इंटू आई ए भी लिख सकते हैं, ई बी से मैंने रिप्लेस कर दिया के फाई ओमेगा को। तो बेसिकली टाउ ओमेगा जो है वो ई बी इंटू आई ए के बराबर है। तो ये सिमिलर इक्वेशन वैसे ही आपकी डिराइव हो गई जैसा प्रीवियस केस में था, एग्जैक्टली सेम है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन इन अ डीसी मोटर। एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।